अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। गजा के मैसूर साहिलों तक इंसान दोस्ती का पैगाम लेकर जाने वाले समूद फ्लोटेला पर इजरायली फोर्सेस के हमले ने एक बार फिर दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कानून, अखलाकियात और इंसानी हुकूक का इतलाक सिर्फ कमजोरों के लिए ही क्यों रह गया है। इसराइल के इंतहा पसंद दाएं बाजू के वजीर बराए कौमी सलामती का गैर महज़िब और गैर इंसानी रवैया सयोनी फाशिज्म की बदतरीन मिसाल बनकर सामने आया है। इस वजीर ने खुद सोशल मीडिया पर एक तज़हीक आमेज वीडियो जारी की जिसमें समूद फ्लोटेला के यूरोपीय और आलमी इमदादी कारकुनान को जमीन पर घुटनों के बल बिठाकर उनके हाथ पैर बांधकर तमस्खुर उड़ाना और पसमंजर में सयूनी नगमे चलाना महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोच, एक सयूनी जहनियत और ताकत के नशे में मुब्तला सियासी वहशत की अक्कासी है। इंसानी हुकूक की तंजीम अदाला के मुताबिक गिरफ्तार एक्टिविस्ट को बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी हरासानी और तजलील का निशाना बनाया गया, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय ममालिक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। तुर्किया से रवाना होने वाले काफिले में 54 किश्तियों पर मुश्तमिल 44 से जायद ममालिक के 500 के करीब इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुनान, जिनमें पाकिस्तान के मारूफ समाजी कारकुन साद ईदी साहब भी शामिल हैं, पुरअमन सिविलियन काफिले को इजरायली बहरिया ने साइप्रस के करीब बंदूक की रोक पर यरगमाल बनाया। सयूनी फोर्सेज अब तक 61 से जायद इमदादी किश्तियों को मुख्तलिफ कार्रवाइयों में रोक चुकी है। एक तरफ गजा के निहत्ते मुसलमानों के लिए इमदाद ले जाने वाले आलमी बहरी बेड़े पर इजरायली हमले सयूनत के भयानक चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के हंगामी बैनुल-अक़वामी दौरे अमन की अलामत बनकर सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब एक हफ्ते में दूसरी मरतबा ईरान का दौरा कर रहे हैं। आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात को मौका मिलना जरूरी है क्योंकि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दोबारा जंग शुरू करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान के जवाब का चंद दिन इंतजार करेंगे, माकूल ईरानियों से राब्ते में है, ताहम जब तक कोई मुआहिदा नहीं होता ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। हुक्मरान मुसलसल 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन इनका रवैया ऐसा है कि जैसे कोई पहली दफा ड्राइविंग सीट पर बैठा हो। कंस्ट्रक्शन सेक्टर तबाही के दहाने पर है। हमारी खुराक के तरामदी बिल में तकरीबन 14% इजाफा, जबकि बरामदात में 32% कमी हुई। सिर्फ चावल की बरामदात में 9% से जायद कमी हुई है। मगर अरबाब इख्तियार से सुनने को मिल रहा है कि बना ली है, रोड मैप तैयार है, रिफॉर्म्स को तेज तर करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने बजरिया एक्स बताया है कि उन्होंने एक अहम तरीन मीटिंग में कौमी तरक्की के पूरे स्ट्रेटेजिक रोड मैप का जायजा लेकर सिमत को बिल्कुल सीधा कर लिया है। सबसे बड़ा हदफ एक्सपोर्ट ग्रोथ को मुल्की मईशत का इंजन बनाना है, जिसके लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। रिवायती निज़ाम को जड़ से बदलने के लिए सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स को तेज किया जा रहा है। गवर्नेंस को जदीद बनाने के लिए AI टेकाथॉन और इनोवेशन हब को मुतहर्रिक, जबकि CPEC, CDWP और E-ऑफिस के डैशबोर्ड्स के जरिए डेटा पर मबनी मॉनिटरिंग और शफाफियत को अब गवर्नेंस के मरकज ले आया गया है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि उड़ान पाकिस्तान का विजन अब फाइलों में नहीं, जमीन पर नजर आएगा। अब वक्त सिर्फ तेज रफ्तारी से फैसलों पर अमल करने का है। हुकूमती वुज़रा की जानिब से ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं कि जैसे हुक्मरानों को अवाम के मसाइल का सही इदराक ही ना हो। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी साहिबा ने गंदों पर होल सेलर्स की मुनाफाखोरी और प्राइस कंट्रोल पर रिट ऑफ द स्टेट की नाकामी को किसान की खुशहाली करार दे दिया। अल्लाह का शुक्र यह है कि जो रेट गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया था, उससे ज़्यादा ही रेट के ऊपर जो है वो लोगों को जो है वो काश्तकारों ने जो है वो बेची है, और खुश है काश्तकार, फार्मर खुश है क्योंकि उनका इसमें फ़ायदा हुआ है। इस वक्त हमें ज्वाइन करें खुर्रम शहजाद साहब, वज़ीर ख़जाना के आप मुशीर हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से लाइक आई मेंशन कि ताज़ा तरीन जो इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं IMF के साथ, जो ताज़ा तरीन मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, उसके हवाले से ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान में जो बजट के में टैक्स रेवेन्यू के हवाले से टारगेट्स पे बहुत बात हो रही है गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से स्पेशली, और कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 17,000 बिलियन तक का भी एक टारगेट जो है वो कोट किया जा रहा है कि शायद इसके अराउंड रखने का वो टारगेट इम्कान मौजूद है। आप इसको कंफर्म करते हैं और क्या फिर एक रियलिस्टिक ये टारगेट होगा? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया लीना मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। जी बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको जो है कंफर्म नहीं करता। ये सारे नंबर्स इस वक्त जो है हर कोई अपने नंबर्स जो है वो बता रहा है मार्केट में, तो कोई ऐसे नंबर्स अभी नहीं हैं। जब तक बजट नहीं आ जाता उस वक्त तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं होगी। और प्लीज़ मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है अभी जो है थोड़ा सब्र कर लें। आपको एक-एक चीज़ इंशाल्लाह बजट के दिन पता चल जाएगी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने
क्या एफर्ट्स की हैं, क्या कोशिशें की हैं, किस तरह से डिस्कशंस रहे हैं, कितने प्रोडक्टिव रहे हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ नहीं हुई हैं, ये सब आपको बजट के दिन पता चलेगा। उससे बट पहले खुरम देखिए साहब, सारी आप ये तो स्पेकुलेशन जरा हो जाती डिस्क्लोज है। करें कि आईएमएफ की तरफ से डिमांड्स क्या हो रही हैं, क्योंकि 18% तक की इजाफे की डिमांड्स की जा रही है, जो बाज़ाहिर बातें सामने आ रही है पेट्रोलियम के भी हवाले से। क्या इस बात में भी सदाकत है? मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं है, ना मैं इस पे कुछ बात कर सकता हूँ, ना उसको कन्फर्म कर सकता हूँ। क्योंकि मैं अगर कोई बात करूँगा तो वो ऑफ कोर्स फिर बजट के दिन का क्या फ़ायदा होगा? जो आपके आदाद-ओ-शुमार होते हैं, वो उस दिन आपको मेरे ख़्याल में बताना ज़्यादा बेहतर होता है, अनाउंस करना। उससे पहले कोई भी चीज़ हो, आप उसे स्पेकुलेशन समझें। जब तक बजट अनाउंस नहीं होता, कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है। बहुत अच्छा खुरम होगा साहब, और उसमें मैं माजरत के आपको हर चीज़ साथ आपसे वैसे शेयर करूँगा। स्पेकुलेशंस फिर आपको पता है वो अपनी जगह चलती रहेंगी। एक तासुर जो है वो जोर पकड़ता रहेगा कि आईएमएफ का वफ्द जो है वो पाकिस्तान में रह के पूरा आईएमएफ डिक्टेटेड बजट जो है वो तैयार हो रहा है, जहां पर हुकूमत के पास जो है वो गुंजाइश कम थी, मार्जिन कम थे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लोडेड, एंड जहां पर मजीद टैक्स की भी हवाले से बात की जा रही है कि नए मजीद टैक्सेस होंगे, आम आवाम फिर अपने आप को गेयर अप कर ले। आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन तासुर जो है वो यही प्रिवेल कर रहा है। नहीं, ये आपकी आपकी इंटरप्रिटेशन है। आप इसको गलत रंग दे रही हैं या मोड़ रही हैं कि जी इसकी जो है ना वो आम-आम गिरफ्त कर ले इसको। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो बल्कि स्पेकुलेशन को रिफ्यूट कर रहा हूँ। अच्छा। आप जो कह रहे हैं ना स्पेकुलेशन हो रही है, मैं तो उसको रिफ्यूट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको तो उसको बजट के दिन के लिए आप रहने दें। ये जो भी रिफ्यूट इस टैक्सेस बात हैं को भी कह के कर सकते नहीं, हैं कि मैं ये हम कह रहा हूँ रिलीफ देने आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि टैक्सेस लगें या नहीं लगेंगे, किस पे लगेंगे, किस पे नहीं लगेंगे, नए टैक्सेस होंगे, नहीं होंगे, कमी हो रही है, बेहतरी हो रही है, रिलीफ मिल रहा है। प्लीज़ बजट के दिन के लिए रुक जाएँ। थोड़ा-सा सब्र कर लें, आपको इंशाअल्लाह बजट के दिन सब पता चल जाएगा। राइट, मैं ये बट कहूँगा। खुरम साहब, सो नाउ लेट्स स्पीक ऑन नंबर्स। जो इस वक्त मैक्रो जी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, लाइक आई मेंशन, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का ये 5वां बजट होगा। आई डोंट वांट एंड आई जी। विल नॉट एनी मोर इंसिस्ट कि आप हमें नंबर्स शेयर करें, आप हमें बजट के हवाले से कुछ बताएं, लेकिन जो इस वक्त एक ट्रैजेक्टरी नजर आ रही है, आपको मईशत इस वक्त पाकिस्तान की किस मोड पे जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है। आपको पता है फिस्कल के नंबर्स बहुत बेहतर हुए हैं और एक्सटर्नल के नंबर्स मैनेजेबल हैं। इसके बावजूद कि आपके नेक्स्ट डोर जो है, जंग चली है, उस जंग में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान का पूरी दुनिया को की इकोनॉमी को सेव करने के लिए सीज़फायर करवाना, सीज़फायर को एक्सटेंड करवाना और अब जो है सॉल्यूशन की बात हो रही है, नेगोशिएशन में एक रिजल्ट की बात हो रही है। उसकी तरफ पूरा पाकिस्तान पूरी अपनी कोशिश कर रहा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह होपफुल हैं हम सारे कि ये जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा और इसकी वजह से तवानाई और गैस और ऑयल इन सब की कीमतें नीचे जाती हैं तो हमारी इकोनॉमी में जो एक पेन आया है हम्म। और पूरी दुनिया में आया है, हमारी इकोनॉमी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है और इन्फ्लेशन में भी इजाफा हुआ और एक आम आदमी पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको जो है वो दूर होती हुई नजर आएंगी, बेहतरी होती हुई नजर आएगी क्योंकि पीएम का आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर का कि कीमतें नीचे आने की बात हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने उस पे अनाउंस कर दिया था जो है डीजल की कीमतों में कमी करना और पेट्रोल की कीमत में कमी करना और जब बढ़ती हैं तो उसका जो है फुल पास ऑन ना करने की कोशिश की जाती है और जो है एक बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी बात ये है लीना कि आपको सप्लाई टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए। बहुत सारे कंट्रीज़ में सप्लाई टाइम पे नहीं आई और उनके इतने बड़े-बड़े रिज़र्व्स हैं, फॉरेक्स रिज़र्व्स, लेकिन उनको जो है कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ जब तक उनके पास सप्लाई नहीं आई। तो खुरम सप्लाई साहब, ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट खित्ते है। में ही ऐसी मिसालें भी मौजूद है जिनके पास, जो इंडिया स्मार्ट है ना, मैनेजमेंट के थ्रू जो है इंडिया वो मामला चला रहे थे, कि जिनके पास इंडिया है ना सप्लाईज भी इंडिया। मौजूद है। इंडिया, जिसने प्राइसेस भी नहीं बढ़ाई। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया ने क्या किया। इंडिया के यहाँ पेट्रोल पंप्स पे, गैस स्टेशंस पे लाइनें लगी हैं बड़ी-बड़ी। लॉ एंड ऑर्डर के मसले हुए हैं। उनकी एलपीजी शॉर्ट हो गई। घरों में खाने जो है वो कम बन रहे हैं। अब तो मोदी ने आपने देखा है अनाउंस किया है कि घरों में और वैसे रेस्टोरेंट में खाने कम बनाए जाएँ, कम कुकिंग करें, कम गोल्ड खरीदें, कम सफ़र करें, कम बाहर निकलें। जाके देखें ज़रा उनका तो प्लान। इवेंचुअली तो इवेंचुअली क्या लेकिन फ़ायदा है ऐसा? हमने अलीना इन्हें। मुझे कंप्लीट करने दें, जी मुझे जी कंप्लीट करने दें। क्या जी। फ़ायदा है ऐसा जो $700 अरब रिज़र्व जो इकोनॉमी रखती हो, $700 अरब, हम्म। उसने इतना रोक के रखी हो कीमतें, फिर उसके यहाँ यही हालत हुई है और अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ रिजर्व उससे बहुत कम है। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ नापनी हो ना तो फॉरेक्स रिजर्व से नापी जाती है। हमारी बहुत कम है। फिर भी हमने इस काबिल किया इकोनॉमी को एक बैलेंस रखने की कोशिश की कि वल्नरेबल सेक्टर को सपोर्ट मिलती रहे, प्राइसेस पास ऑन हो तो एक बैलेंस तरीके से हो और साथ-साथ सबसे बड़ी बात सप्लाई जो है शॉर्ट ना हो। एक पेट्रोल पंप बताएँ मुझे लीना, जहाँ पे कोई लाइन लगी हो या ये हो कि यहाँ पेट्रोल शॉर्ट हो गया है। मुझे एक बचत एक एक बचत मिसाल कीमतें दे दीजिए। कीमतें, और मैं उसी तरफ आऊंगी। आपका हालिया बयान भी जो है वो बड़े उस पे बहस छिड़ चुकी है इस मुल्क में, कि आपने कह दिया जी। कि एलीट क्लास को सिर्फ इफेक्ट करता है या इम्पैक्ट करता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ये कैसे इसका जी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से तो हर जी चीज देखें। पर इम्पैक्ट उसका पड़ता है। जी, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई थिंक वो किसी और सिमत में जो है उसको लिया गया है और हमारे बहुत सारे जो है कलीग्स हैं,
सोशल मीडिया पे उसको किसी और रंग में ले जाते हैं। उसको अगर आप पूरा क्लिप या पूरा प्रोग्राम देखें, उसमें एक वाइडर डिस्कशन है, जिसमें कहने का मतलब ये है, जो मैंने अब दोबारा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपके जो है प्रोग्राम से भी, कि जो पहले प्राइसेस नहीं बढ़ाई जा रही थी, आपको याद होगा 266 या 260 के करीब पेट्रोल था, डीजल भी कोई 15-20 रुपए ऊपर नीचे था। तो ये प्राइसेस नहीं बढ़ाई जा रही थी शुरू में, तो उसका फायदा किसको हो रहा था मुझे बताएं। एक लैंड क्रूजर वाला पेट्रोल भरवाता है और एक बाइक वाला पेट्रोल भरवाता है, और अगर मैं कीमतें नहीं बढ़ाता तो किसको ज्यादा फायदा होता है? वो लैंड क्रूजर वाले को फायदा हो रहा है, वो बड़ी गाड़ी रखने वाले को फायदा हो रहा है। तो जो गाड़ियां रखने वालों को फायदा हो रहा था, और छोटे जो बाइकर्स हैं, जो छोटे वल्नरेबल सेक्टर है हमारा, उसको जो है फायदा हो रहा था, लेकिन उसके ब्याह पे वो सब्सिडाइज हो रहा था। जब कीमतें बढ़ी हैं तो उनको सब्सिडी नहीं मिली, एक्चुअली बाइकर्स को मिली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिली, एग्रीकल्चर को मिली, रेलवेज को मिली, ताकि एक आम आदमी का इम्पैक्ट कम से कम आए। कोशिश ये की गई। तो कहने का मतलब ये था कि एलीट क्लास जो गाड़ियां रखते हैं, जो एटलीस्ट बड़ी गाड़ियां ज्यादा रखते हैं, और गाड़ियां रखते हैं बड़ी, छोटी गाड़ियों की भी अगर चले आप निकाल दें, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां रखते हैं उनको शायद अब ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको अब सब्सिडी नहीं मिल रही। अब छोटे जो जो हमारे वल्नरेबल सेक्टर है उसको मिल रहा है, तो ये इम्पैक्ट उन पे ज्यादा आ रहा है, शायद इसलिए वो शोर ज्यादा मचाते हैं। ये खुर्रम कहने का साहब, मतलब था। आई होप मैंने एक्सप्लेन किया है इस पॉइंट को, पर और खुर्रम आपको ये समझ साहब, में आया कि लेकिन फिर इस लॉजिक से तो जी। खुर्रम साहब, फिर आप 1000 रुपए फी लीटर पे कीमतें लेके चले जाएंगे सिर्फ ये कह के कि जो नहीं गाड़ी नहीं वाले हैं उसको इम्पैक्ट कर रहा नहीं नहीं है, नहीं जो बाइकर है नहीं उसको नहीं हम सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। ऑल्दो बहुत नहीं सारे नहीं लोग नहीं हम भी जानते हैं जिनके पास बाइक्स जो रखते हैं, उन्होंने नहीं अप्लाई नहीं भी किया था उस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सीधी सी बात है अलीना, अगर कोई लैंड क्रूजर रखता है या जो बड़ी गाड़ी रखता है, जो फ्यूल गजलर है, जो 100 बाइकें एक तरफ और एक लैंड क्रूजर एक तरफ, या एक बड़ी गाड़ी एक तरफ, या इवन जो है वो आप मिड टियर गाड़ी ले लें, 2000 सीसी ले लें, 2500 सीसी ले लें, इवन 1300 गाड़ी सीसी ले लें, 1600 सीसी ले लें, ये गाड़ियां या एटलीस्ट जो बड़ी गाड़ियां हैं, इनमें तो पेट्रोल गजलर्स है ना, वो उनको क्यों सब्सिडी मिलती रहे? मुझे एक बात बताएं ना, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उनको सब्सिडी तो नहीं कर दे सकते ना, कि अगर आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो छोटे को तो तकलीफ हो रही है, बड़े को नहीं हो रही, लेकिन खुर्रम उसको तो साहब, कीमत सही अब मिले ना, आपका वो अब अफोर्ड कर आपकी जो सकता ये है। आप स्टेटमेंट इस है बात पे एग्री खुर्रम करती है साहब, नहीं करती, ये बताएं। आपका जो ये बयान है, ये एक और एक एंगल और एक मुख्तलिफ एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है इसी एक सेम हुकूमत की जानिब से, क्योंकि आपको याद होगा वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब ने इनिशियली बिल्कुल जब आप कीमतें बढ़ाना स्टार्ट किया था, आपने स्टार्ट ऑफ द वॉर पे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था एफबीआर क्योंकि रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर रहा, वो जो शॉर्टफॉल आ रहा है उसको हमने पूरा करने के लिए लेवी हम जो है वो रेस कर रहे हैं। नहीं मैंने तो देखें आप मुझे मिक्स ना करें प्लीज। वो उन्होंने क्या नहीं बयान सर, दिया है, आप उसके आपकी बयान को बात मैं यही प्रॉपर्ली कह रही हूँ देखें। कि एक ही हुकूमत से मैं इतने आपसे जो कह डिफरेंट रहा हूँ, वेरिएशन आ चुकी है कि कीमतें अभी बढ़ाने मुझे के जवाब हवाले से देने जो देना। जस्टिफिकेशंस है। मैंने आपको ये जवाब दे दिया जो आपने मुझसे सवाल किया कि जी आपने ये बयान दिया, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी है कि क्या था, क्या उसमें उसमें पर्सपेक्टिव क्या था और क्या कहना चाह रहा था मैं, और वो क्लिप निकाल के अगर इधर उधर से डालते रहेंगे वो ठीक नहीं है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन जी। कर दिया है। अब आप उसको जिस तरह आपको देखें, आपको ये एक चीज समझ में आई है ना कि मैंने क्या कहा है, कि बड़ी गाड़ियों को आप ही के प्रोग्राम में आप ही बोलती रही ना जी, बड़ी गाड़ियों को सब्सिडी मिल रही है, बड़ी गाड़ियों को क्यों दे रहे हैं सब्सिडी, बड़ी गाड़ियों को क्यों फंड कर रहे हैं। अब उनको नहीं कर रहे तो आप उनके बारे में ये कह रही कि जी वो तो नहीं, आप 1000 लेकिन रुपए मैं का पेट्रोल सिर्फ कर आपसे दें। अब ये पूछना चाह रही हूँ, आपकी बात सामने आ गई आवाम की भी, लेकिन मुझे अब सिर्फ ये जी। समझा दीजिए कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से क्या महंगाई पर असर नहीं पड़ रहा, क्या इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस मुल्क में नहीं होता, क्या बिल्कुल हर पड़ चीज रहा की है कीमतें बढ़ती नहीं है जी एक जी, आम बिल्कुल आदमी पड़ के रहा लिए है। भी? किसने का नहीं पड़ रहा, किसने का नहीं पड़ रहा? कि नंबर्स आए ना, महंगाई में तो इजाफा हुआ है, किसने का नहीं हुआ मुझे बताएं। पूरी दुनिया में इजाफा हो रहा है भाई, जंग चल रही है लीना, हम क्यों भूल जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। सर, कि ये जंग से जब पहले जंग का चल भी रही सिनेरियो है, था। देखिए समझे ना बात को, कि जब जंग चल रही है, एक रास्ता आज भी बंद है, कीमतें आज भी ऊपर ही हैं, $100 से ऊपर है, और पेट्रोल $130 के पास, $128 के पास है, डीजल $160 के पास है आज भी। कीमतें फुली पास ऑन तो नहीं की गई, अब तो नीचे आई हैं। तो भाई ऊपर नीचे तो कीमतें हो रही हैं, लेकिन इसी का इम्पैक्ट आ रहा है ना इन्फ्लेशन का। लेकिन टोटल मैनेजमेंट, स्टेबिलिटी, ग्रोथ रही है ना बिफोर जंग, और अभी भी सस्टेनेबल है। मैंने शुरू में कहा फिस्कल अकाउंट आपका बैलेंस है और हिस्टोरिक लो पे है, करंट अकाउंट बैलेंस आपका जो है वो टारगेट से आज भी नीचे है, ठीक। तो आप मैनेज कर रहे हैं ना आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें इकोनॉमी स्टेबल है, आपको रिकवरी भी लेके चलिए। एक और लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा, जी। आप देखें प्राइम मिनिस्टर ने 1 महीना जो सपोर्ट थी वो बढ़ा दी है। दूसरी चीज ये कि जो मार्केटें बंद थी उसे भी खोल दिया है एक टाइम के लिए। तो देखें इकोनॉमी को भी प्रिजर्व किया जा रहा है, कि इकोनॉमी भी एक चलती रहे, स्ट्रीट इकोनॉमी भी चलती रहे, एक आम आदमी को भी नुकसान ना हो, सपोर्ट भी चलती रहे, और साथ साथ हम प्राइसेस भी वो दें जो हम दे सकते हैं। जितनी रिसोर्स है उतनी दिए। शुरू में गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज कम की, अपने आप पे खर्चे को कम किया और दिया। ये सब चीजें होनी चाहिए ना सामने, सारे फैक्ट्स होने चाहिए, सब मिल के आप बताएं तो मेरे ख्याल में एक आम आदमी को ज्यादा पता चलेगा कि किस तरह से उसे फायदा हो रहा है और कितना नुकसान भी हो रहा है उसको, किसकी वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट का सिर्फ अपना कसूर नहीं है, रिसोर्सेज का भी मसला है, और
जंग के भी असरात हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके चलना है, यूनिटी की ज़रूरत है इस वक्त। आई होप कि ये पेन जो है जल्दी खत्म हो इंशाल्लाह। ये कोशिश सबकी है, कोई नहीं चाहता ये कि जो एक आम आदमी पे पेन आए, किसी पे भी पेन आए, इकॉनमी बेहतर हो तो इसी में सबका भला है, उसमें कोशिश भी रहेगी इंशाल्लाह। राइट, थैंक यू सो मच खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब ताज़ा तरीन जो इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं, इतलात आ रही हैं IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनके ख़त्म होने के हवाले से, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो अपकमिंग बजट है उसमें टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ है वो तकरीबन कोई 15,000 अरब से ज़ायद रखने के इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। आपके नज़दीक ये एक रियलिस्टिक टारगेट होगा? बात दरअसल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो अनसर्टेनिटी दुनिया में हो गई है और हमारे मुल्क में भी उसके असरात तो नज़र आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त फोरकास्टिंग और प्रोजेक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी अपनी एडवाइस होगी IMF को और हमारी हुकूमत को कि बड़ा कंजर्वेटिवली और सोच समझ के आप प्रोजेक्शंस करें, इसलिए कि हालात जो हैं वो इस पे मुनस्सिर हैं कि जंग आगे बढ़ती है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है या नहीं। इसलिए कि तेल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, तो इसलिए परेशानी की बात है। तो मेरी अपनी गुजारिश ये है कि हुकूमत और IMF बैठ के सोच समझ के एक मुनासिब तरीके से कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स करके बजट के नंबर्स को फाइनलाइज करें। ये 15,500 कुछ ज़रा ज़्यादा ही है। राइट, आप कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव एक अप्रोच के साथ जो है ये इसको रियलिस्टिकली लेके चलें, बट डॉक्टर साहब कुछ बातें मजीद भी पेट्रोलियम के हवाले से की जा रही है कि इसमें मजीद 18% इजाफे की डिमांड IMF की जानिब से की गई है। अगर तो मामलात इस तरफ आते हैं और ऑलरेडी हम जहां पर देख रहे हैं कि लेवी की मद में हुकूमत 1 लीटर पे 117 रुपए लेवी जो है वो वसूल कर रही है, तो मजीद लेवी से क्या उसका इम्पैक्ट होगा? और एग्जिस्टिंग प्राइसेस ने तो ऑलरेडी एक कोहराम मचा रखा है इस वक्त एक आम आदमी की जिंदगी में। देखिए, इसकी जो कहानी है उसको कहते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि कुछ साल पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेल्स टैक्स का निज़ाम जारी था जी, और उन पे वही स्टैंडर्ड रेट था 18% का। फिर हमारी फेडरल हुकूमत ने सोचा कि ये तो शेयर करना पड़ता है 57.5% ऑफ द डिविजिबल पूल जिसमें सेल्स टैक्स शामिल है, तो क्यों ना हम चुपचाप से इस सेल्स टैक्स को ख़त्म करके पेट्रोलियम लेवी को नॉन टैक्स डिक्लेयर करके डिविजिबल पूल से बाहर ले जाएं और रेवेन्यू सब खा जाएं। अब बात यह है कि 18% रेट था जब ये सेल्स टैक्स का निज़ाम जारी था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। आज वही रेट पेट्रोलियम लेवी का बढ़ा के 40% तक पहुंच चुका है। ये सरासर गलत बात है, इसलिए कि जब पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ती है तो उससे हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि पिछले 2-3 महीने में अफरात ज़र की रफ्तार जंग से पहले 5% से कम थी। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 15% तक पहुंच चुका है, 3 गुना। तो ये पेट्रोलियम लेवी इज अ वेरी अनजस्टिफाइड टैक्स। इसका बर्डन जो है वो आम लोगों पर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए कि हर चीज़ की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। और डॉक्टर साहब आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी जंग के आगाज़ में जब हमने ये लेवी लगाने का सिलसिला का जब आगाज़ हुआ तो वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब हों, उन्होंने FBR के जो रेवेन्यू कलेक्शन में जो खामियां थी या जो शॉर्टफॉल था
उसको उसका जिम्मेदार करार दिया और उन्होंने कहा कि जी अवाम से हमने वी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू इंक्रीज द लेवी। उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने कहा कि क्योंकि हमें टैक्सेस जो है वो अवाम नहीं देते तो लिहाजा हमें लेवी जो है वो बढ़ानी पड़ रही है। और अब फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइजर हैं खुर्रम शहजाद साहब, उन्होंने हाल ही में 2 रोज कबल बल्कि उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने से जो बड़ी गाड़ी वाले हैं और जो एलीट क्लास है उसको फर्क पड़ता है, उससे जो बाइक चलाने वाला है उसको तो हम ऑलरेडी सपोर्ट फराम कर रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमने जो रिसर्च किया है कि न तो सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इजाफा होता है बल्कि जो इनडायरेक्टली इजाफा होता है कीमतों में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से सारे अशिया जो खाने पीने के हैं उनमें इजाफा होता है। और आपने देख लिया कि पाकिस्तान में पिछले 2-3 महीने में जिस तरह मैंने अभी कहा किस 15% इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। तो बात यह है कि ओवरऑल जो बर्डन है उस पर हमने रिसर्च की है और हमारा कैलकुलेशन डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट जो बर्डन पड़ता है उसके नतीजे में बोझ जो सबसे ऊपर 20% हैं हमारे पॉपुलेशन के अमीर लोग, उन पर कुछ कम है, तकरीबन 20% परसेंटेज ऑफ इनकम कम है कंपेयर टू जो सबसे गरीब 20% हैं पाकिस्तान के। इट इज एसेंशियली a regressive levy. This has been established by research. राइट एंड डॉक्टर साहब, इससे जब ये गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आए तो वो जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका माइंडसेट जो है वो क्या रिफ्लेक्ट होता है? अब मैं आपको क्या बताऊं कि बिकॉज पर्सनली आई डोंट नो दीज पीपल जो हमारे इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हैं, माशाल्लाह मेहनत करते होंगे ज़रूर और IMF के साथ अच्छी रिलेशनशिप अल्लाह के फजल से है और तीसरा रिव्यू कामयाबी से पाकिस्तान ने हासिल किया है और आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। तो देखिए आगे चलकर क्या होता है। राइट भाई डॉक्टर साहब, लाइक यू सेड, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है अगर वो 5% से 15% तक पर आ गया हो और आपने आई रिमेंबर हमारे ही रिसेंटली प्रोग्राम में कहा था इस ईरानी जंग अगर ये इसकी कंटिन्यूएशन नजर आती है, कोई हल जो डील की तरफ मामलात नहीं जाते हैं, तो ये आपको नंबर्स फर्दर एस्केलेट करते हैं और 18% आपने इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है आपने कहा था कि अब आपको बहुत अलार्मिंगली ये कहना पड़ रहा था कि 18% तक भी जा सकती है। अभी भी एक अनसर्टनिटी पूरे दुनिया में प्रिवेल करती है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात है उसको लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कंट्रोल हो या ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे मुतालिक। इस अनसर्टनिटी में आपको लग रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में मजीद कंटिन्यू कर सकते हैं और उसका एक बहुत ही अलार्मिंग, उसके एक बहुत ही हॉरेंडस किस्म का एक इम्पैक्ट होगा? देखिए पहले तो मैं ये कह दूं कि माशाल्लाह हमारे हुकूमत और IMF ने मिलजुल कर जो अगले साल का प्रोजेक्शन किया है अफरात ज़र की रेट को वो 8.4%, जबकि ऑलरेडी वो 10% के ऊपर जा चुका है। तो अब सवाल उनसे यही पूछना है कि क्या अब जादू की छड़ी चलने वाली है कि कीमतें का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो वाज़े तौर पर कम होना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर ऐसा होता है तो हम बाकी बहुत रिलीफ होगा, मगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स इस वक्त इसकी कोई इंडिकेशन नहीं है और डबल डिजिट मिनिमम होना है। आपको याद होगा 2022-23 में यही हुआ था कि तेल की कीमत बहुत बढ़ गई थी यूक्रेन रशिया की जंग के बाद, आगाज के बाद, और उस साल आपको याद होगा कि अफरात ज़र की रफ्तार तकरीबन 28 से 29% तक जा चुकी थी। बिल्कुल। खास सो अभी आपको लग रहा है कि 8.4% तक का इनका ये जो टारगेट है ये बड़ा अनरियलिस्टिक इस वक्त है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस जंग का बार बार कोट करते हुए ये कहा जाता है कि इसको फॉल आउट को आवाम ने बर्दाश्त करना होगा और एक भारी दिल के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और लेवी में जो है वो इजाफा मुसलसल हो रहा है। देखिए आज की खबर अच्छी है कि $6 फी बैरल गिरी है ब्रेंट क्रूड, तो कम से कम 25 से 30 रुपए तो अगले हफ्ते कम करना चाहिए कीमत को। 25 से 30 रुपए जी। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
गुफ्तगू होगी। सीनियर दिफाई तजियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमें ज्वाइन करें। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। चिश्ती साहब, सबसे पहले तो लाइक आई मेंशन्ड कि ये ईरान और अमेरिका दोनों के माबैन जो इस वक्त एक सूरत हाल है और जो सिनेरियो इस वक्त बनता दिखाई दे रहा है, इस पर आपको ईरान अमेरिका डील के हवाले से ज़रूर बताइएगा कि डू फील के ये एक सूरत हाल जो है वो मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है, ये डील जो है मुमकिन तौर पे स्ट्राइक की जा सकती है, या फिर आप इसको एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया लीना साहिबा, आपने इनवाइट किया। जी मैं तो काफी दिनों से कह रहा हूं कि मिलिटरीली बेशक अभी भी अमेरिका के लिए मुमकिन है कि जंग कंटिन्यू रखे, लेकिन जंग कंटिन्यू रखने का आगे एक मकसद होना चाहिए। देखिए पहले जो 40 दिन की जंग हुई और अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया, जाहिर है ऑफेंसिव उनकी तरफ से हुआ, तो उसका एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था और होना चाहिए भी था। लेकिन हम ये देखते हैं उस 40 दिन की जंग में और ये जो कुछ कई हफ्तों से ये सीज फायर चल रहा है, अब हम एनालाइज कर चुके हैं कि उस तरह उनके वॉर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए जिस तरह वो चाहते थे, या मिलिट्री को जिस तरह टास्क किया गया था। वो तो अलग डिबेट होगी कि वो टास्क रियलिस्टिक थे या नहीं थे, लेकिन अचीव नहीं हो सके उस तरह से। अब ईरान का भी जैसे मैंने अर्ज किया कि एक न्यू फाउंड रियलिज्म उनको भी मिला है। न्यू फाउंड रियलिज्म ये है कि उन्होंने इजराइल तक हमले किए, बड़े पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किए, जो लेफ्ट ओवर हो जाता था, टारगेट नहीं होता था, उसको रिविजिट भी उन्होंने किया बड़ी एक्यूरेसी से। ये भी अलग बात है कि किसने मदद की, वो अलग डिस्कशन है, लेकिन हमले किए। दूसरा उन्होंने कहा था उनके आयतुल्लाह खामनाई ने शहादत से पहले कि ये जंग रीजनलाइज हो जाएगी, हमारे इलाके से बाहर जाएगी, उन्होंने करके दिखा दी। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ कहते थे 47 साल से हम सुनते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ब्लॉक करके दिखा दिया। तो ये एक न्यू फाउंड पॉजिटिव रियलिज्म ईरान को मिला है, जबकि अमेरिका की तरफ से चाहे जैसा मर्जी कहे उनका स्टॉक पाइल डिप्लीट हुआ है। अमेरिका की तरफ से हम जैसा भी चाहें, ये इस वक्त मिलिट्री माइट उनका अभी भी सबसे बड़ा है, मैं उसको अंडरमाइन नहीं करता। लेकिन अगर कन्वेंशनल वेपन्स यूज करते हुए अगर वो एक टारगेटिंग स्ट्रैटेजी या उनकी प्लानिंग कमेंसरेट ना करे अगर, या मैच ना करे, तो फिर कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव चाहे दुनिया की कोई भी मिलिट्री हो वो नहीं अचीव कर पाती। एब्सोल्युटली। अब है इस पे कि जी कन्वर्ज कर रहे हैं कि नहीं। मैं कई दिनों से ये कह रहा हूं कि मेरा ख्याल है अमेरिका के पास मिलिट्री ऑप्शन होने के बावजूद लॉजिकल नहीं लग रहा कि वो एक और हमला करें। ऑप्टिकली पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाना होगा कि अगर ईरान ने ना माना तो किसी तरह क्लोजिंग जिसको कहते हैं ना एक शॉट, वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी तक मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हूं कॉशियसली, लेकिन कि ये एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों अगेंस्ट द वॉल हैं। एक अमेरिका जाहिर है जैसे मैं अर्ज किया कि उसके पास ऑब्जेक्टिव होने के बावजूद वो अगेंस्ट द वॉल हैं कि उनका जो प्रोफाइल है यानी कि जो स्टॉक पाइल है वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हुआ है। ईरान न्यू फाउंड रियलिज्म के साथ दोबारा कम बैक किया है। अभी भी मैं कल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि इनका तो 70% उन्होंने रिवाइव कर लिया सारा अपना जो स्टॉक पाइल भी था कह लें, और उनके कम बैक कर लिया रॉकेट लॉन्चर्स ने। तो इसका मतलब है ईरान भी एक और राउंड के लिए तैयार है। तो कंक्लूजन में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि वो एक चांसेस बहुत कम है अगर ऑप्टिकली कोई वॉर होती है। अगर 40 दिन का एक और राउंड होता है वो मोस्ट अनलाइकली है मेरी नजर में, क्योंकि उसके बाद भी ऑलमोस्ट इसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और इसी पोजीशन ऑफ वीकनेस से दोनों बैठे होंगे, तो बेहतर है कि अभी कर लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि पॉसिबिलिटी है कि उसको ट्यूनिंग कर ली जाए, एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस कैसी की जाए, चाइना और रूस अगर बीच में आ जाएं जैसे, तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद अमेरिका को ये ऑप्शन ना इस्तेमाल करनी पड़े, जिसके लिए हम सब दुआगो हैं। राइट, बट मैं उसी तरफ आना भी चाहती हूँ, क्योंकि दो इश्यूज पर अब इस वक्त ये जो मुमकिन डील है इसका दारोमदार नजर आता है। एक हॉर्मुज़ का जो कंट्रोल है और दूसरा ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, जिन पर दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी अपनी जो एक एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वो बहरहाल मेंटेन क्यों हैं। तो हॉर्मुज़ पर ईरान और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका अपने मौक़िफ़ में आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी और किस हद तक वो लेकर आ सकते हैं? देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो एक नया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो पुराना है, लेकिन मैनिफेस्टेशन के सेंस में मैं कह रहा हूँ कि ये मैनिफेस्ट पहली दफा हुआ है कि ये ब्लॉक कर लिया गया है। ये जाहिर है बहुत ज्यादा ईरान के लिए प्लेजेंट सरप्राइज होगा और अमेरिका के लिए अफसोस और हैरानगी की बात होगी कि दुनिया में नंबर 1 नेवी जो है वो इतने दिनों में वो कंट्रोल नहीं छुड़ा सकी जो वो चाहते थे। कि ये आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने ब्लॉकेड का ऐलान किया था, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम शिप्स को प्रोटेक्ट करेंगे, हम इंश्योरेंस भी देंगे, और उन्होंने इंश्योरेंस भी दी। आपने देखा ना उनकी इंश्योरेंस को किसी ने माना ना उनकी एश्योरेंस को किसी ने माना, और उसके बावजूद हजारों शिप्स फंसे रहे, क्योंकि एक रियल खतरा ईरान के हाथ में था, इनिशिएटिव उधर था। अब जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि अमेरिका के लिए, जैसे मैंने कहा कि ईरान के लिए एक न्यू फाउंड ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कामयाबी से ब्लॉक किया, लेकिन दूसरी तरफ ऑप्टिकली अमेरिका को भी कुछ चाहिए अपने लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। 8 बिलियन लोग
इस वक्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हॉस्टेज बने हुए हैं और इस जंग के इकोनॉमिक फ्रंट पे नहीं सिर्फ, और बहुत सारी एग्जाइटी है, एक लॉलेसनेस है, परेशानी है दुनिया को कि आगे फ्यूचर क्या बनेगा, पेट्रो डॉलर अनसर्टेनिटी, है, एब्सोल्युटली। ट्रेड है, ट्रेड रुका हुआ है, तो बहुत सारी डायमेंशन है जिसपे हॉस्टेज मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्टली बनी हुई है दुनिया, एक बात। लेकिन दूसरी तरफ एक और हमें ये देखना पड़ेगा, न्यूक्लियर इनरिचमेंट आप कह रही हैं, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, याद है आपको, कहा था कि मैं इसकी न्यूक्लियर डस्ट ले आऊंगा, वो एक वॉर ट्रॉफी के तौर पे इसको यूज करना चाहते हैं। लेकिन आखिरी जुमला इसके ऊपर मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपके व्यूअर्स को, नौजवान व्यूअर्स को ये रिफ्रेश कराना चाहिए कि आज से 11 साल पहले 2015 में जब JCPOA एग्रीमेंट हुआ था, ईरान ने उस मुआहदे के तहत 2015 के तहत JCPOA के तहत 8 टन न्यूक्लियर इनरिच जो इनके पास मटेरियल था उन्होंने रूस के हवाले किया था थ्रू कैस्पियन सी। वो एक कॉमन समंदर है उनका पीछे, उसके जरिए शिप की गई थी। 8 टन न्यूक्लियर इनरिच की बात कर रहा हूं, और अभी हम कितने दिनों से बात कर रहे हैं, 440 किलोग्राम। ये 440 किलोग्राम तकरीबन 18वां हिस्सा है जो पहले ईरान दे चुका है। अगर पहले ईरान दे चुका है तो ईरानियन को यह हक है कि जब हमने आपको 18 टाइम्स मोर दिया था, न्यूक्लियर रिचमेंट वापस दिया था मटेरियल, तो उसका क्या बना? उस पे सिक्योर हो पाए ईरानियन, उसके ऊपर डिग्री ऑफ कंफर्ट हो गया, उस पर ट्रस्ट किया गया ईरान को कि नहीं करेगा। लेकिन आज भी देख ले, तो ईरानियन गवर्नमेंट के पास ये आखिरी एक लीवरेज है जिसको कहते हैं कि अगर ये भी 440 दे दिया तो वो शायद वही 8 टन कर उसी साथ उसका भी वही सलूक होगा, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद उसी तरह होंगे कि इनकी आखिरी लीवरेज भी खत्म हो जाएगी। राइट। और जेशी साहब, आपकी इस वक्त प्रोग्राम में मौजूदगी से हम फायदा उठाते हुए चीन के किरदार के हवाले से इस पूरे तनाजुर में आप उसको कितना अहम होता देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ सदर पुतिन जो है वो इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और कहा यही जा रहा है कि ये दौरा ईरान अमेरिका डील के हवाले से भी फैसला कुन साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ममालिक ये फैसला करेंगे कि ईरानी इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो कौन अपनी तहवील में रखना चाहेगा। सो आपको दोनों ममालिक का, रशिया भी और चाइना भी, उन दोनों का रोल जो है इस वक्त कितना अहम होता दिखाई दे रहा है? देखिए, नंबर 1 चाइना का, क्योंकि आपने किया, तो मेरा ख्याल है चाइना इस वक्त किसी बड़े ग्लोबल एग्रीमेंट या बहुत ज्यादा बायलैटरल ट्रेड की वजह से नहीं लोगों से मिल रहा या इतने बड़े लीडर्स को कर रहा है। वो अपनी एक न्यू फाउंड पोजीशन को रीअश्योर करना चाहता है कि मैं इस वक्त इकोनॉमिक पावर हूं, और जाहिर है दुनिया माने या ना माने वो तो है। तो चाइना इस वक्त बायलैटरल पे कम डिपेंडेंट है कि कौन सा एग्रीमेंट किस पे होगा, जाहिर है होगा, लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी उसको ये है कि उसको जो जगह इस वक्त हासिल है इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर, वो ऑलमोस्ट ऑपोजिशन है, नंबर 1। रशिया क्या साबित करना चाह रहा है चाइना को? वो साबित ये करना चाह रहा है कि इन दिस टाइम ऑफ नीड मैं सबसे ट्रस्टेड पार्टनर आपका हूं, क्योंकि आपने देखा कि चाइना की सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 80% जो ऑयल की डिपेंडेंसी है वो रूस पर है, और रूस ने उस पर कोई इंटरप्शन नहीं आने दी, और मेरी नॉलेज के मुताबिक उसमें प्राइस एस्केलेशन भी नहीं की जो दुनिया में ग्लोबल चल रही है। तो ईरान की जंग के बाद जाहिर है रूस और चीन के दरमियान बड़ा इंपॉर्टेंट था कि चाइना किस तरफ होता है। जाहिर है इस वक्त अमेरिका की इंटरेस्ट ये है कि चाइना की इंक्लिनेशन अमेरिका के हक में हो, और आप एग्री करेंगी कि चाइना के अगर इंक्लिनेशन अमेरिका के हक में होती है तो वो जाहिर है ईरान के भी खिलाफ जाती है और रूस के भी इनडायरेक्टली खिलाफ जाती है। तो वो चाइना के चाहता है कि एक ऐसा रोल प्ले करे जिसके अंदर वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए अमेरिका से भी बेस्ट डील ले ले, ईरान को भी उतना इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि उससे भी वो 1.48 तकरीबन 1.4 बिलियन बैरल रोजाना लेता है, जो ईरान का एक्सपोर्ट ऑयल का है 90% के करीब, लेकिन चाइना की सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता है ईरान, बाकी वो रूस से करता है। तो चाइना का इस वक्त बड़ा क्रिटिकल रोल है। चाइना को रूस भी चाहता है कि ऑल आउट हमारी तरफ इंक्लाइंड हो, और अमेरिका भी चाहता है, और ईरान भी चाहता है। लेकिन जाहिर है चाइना की जो हिस्ट्री है वो ट्रेडिशनली बहुत ही कूल प्ले करते हैं, ऑप्टिमिज्म रखते हैं, लेकिन फॉल्स होप्स नहीं दिलाते हैं। तो मेरा ख्याल इस वक्त दोनों की अपनी अपनी कन्वर्जेंस है। राइट। और शीश साहब, आखिर में चूंकि पाकिस्तान ने, लाइक आई मेंशन इन द स्टार्ट, अपना जो मीडिएशन एफर्ट है उसको दोबारा एक बार एक मुतहरिक रोल में पाकिस्तान नजर आ रहा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी एक हफ्ते के अंदर अपने मुसलसल दूसरे दौरे पर ईरान और तेहरान में मौजूद हैं। वो तो जो भरपूर जो हमारी सिफारती कोशिशें इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो किसी आपको लग रहा है कि कोई मौसर साबित होते हुए, क्योंकि हमने अगेन अचीवमेंट्स तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी हैं, सीज फायर से लेकर वो पहला मुज़ाकराती एक दौर होना और उसके बाद अब ये मजीद भी कोशिशें करना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रोल जो है वो एक्नॉलेज भी होता रहेगा और उससे कुछ निकल भी सकता है? जी, जब देखिए इस्लामाबाद का चॉइस हुआ था पहला राउंड इस्लामाबाद टॉक्स के लिए, तो बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे थे, और बहुत सारे तर्जियों में मुझसे भी पूछा गया कि ये तो नाकाम हो जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए भी एम्बैरेसमेंट होगी। तो मैंने कहा था बिल्कुल नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि जब आपको इस ट्रस्ट के काबिल समझ लिया जाए कि आपकी जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, आप दोनों तरफ से नेगोशिएशन कर सकते हैं, आप फैसिलिटेशन कर सकते हैं, तो आपने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी रेलेवेंस और अपना जो मकाम है वो हासिल कर लिया होता है।
नाकाम या कामयाब होना होता है उनके फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर जो दोनों साइडें होती हैं। तो मैंने तो पहले ही कहा था, वो हो गया पहला राउंड। उसके बाद एक हमारी पहली अचीवमेंट ये थी कि इस्लामाबाद सिलेक्ट हुआ और हमने कोशिश की। दूसरी हमारी कामयाबी ये है कि सीज फायर एक्सटेंड हुआ, ये दूसरी है। अब तीसरी कामयाबी वी होप एंड प्रे कि ये हो जाएगी, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर गए हुए हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि अब जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि दोनों ममालिक अपनी अपनी वजूहात पर अपने अपने पर्सपेक्टिव से अपनी थ्रेशोल्ड पर पहुंचे हुए हैं। उन दोनों को चाहते हैं कि हमें कोई वे फॉरवर्ड मिल जाए, ऑप्टिकली कोई ऐसी चीज मिल जाए जो अपने लुक विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री, और अपने अपने लोगों को हम बता सकें कि हम डोमेस्टिक जीते हैं। ऑडियंस को पाकिस्तान की एब्सोल्युटली। कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान उसकी कोशिश कर रहा है कि उनको ऑप्टिकली हो, क्योंकि फिजिकल मेजरेबल तो कोई भी विक्ट्री हासिल नहीं कर पाया। तो इट्स मोर ऑफ ऑप्टिक्स नाउ एंड परसेप्शन का अब जंग होगी कि किस तरफ कंक्लूड होती है। आई होप एंड प्रे कि पाकिस्तान का रोल इसमें एक सिग्निफिकेंट तौर पर याद रखा जाए। कई महीनों से हमारी एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी तो मेंटेन है इतने हार्श रियलिटीज में, जब दो इतनी डाइवर्जेंट मिलिट्रीज हैं और ऑब्वियसली बैक्ड बाय देयर ओन कंट्रीज, इजराइल एंड एवरीथिंग, उसके बावजूद पाकिस्तान का अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना डे बाय डे, ये इटसेल्फ ए मैटर ऑफ प्राइड है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच ऋषि साहब फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।